so much for joining us. थैंक यू अंबिका। आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तस्करी की, क्या बताना चाहेंगे? कैसे ये आपके पास आया एंड कैसे हो गया ये सारी चीज़ें? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। टाइम आई डिडंट टेक एनी टाइम एट ऑल। आई थिंक आई वाज called by Vicky Sidana's team. I went and met Vicky Sidana. He explained the character to me कि ये है कहानी और ये character है, and he gave me a few scenes to read. I read those scenes, and then Neeraj ji wanted to meet me. I went and met Neeraj ji and it was done. It was very simple because मैं विकी जी के साथ पहले किसी चीज़ के लिए एक बार ऑडिशन कर चुका था। उन्होंने मेरा वो टेप देखा था and he thought that I fit this part. And when I got to know about this world that Neeraj ji is creating, because Neeraj ji हमेशा से मेरी लिस्ट पे थे, डायरेक्टर्स की लिस्ट पे जिनके साथ मुझे काम करना था. So when I got to know about the story, my character, and I met Neeraj ji, I was 100% sure that I am being a part of this because कहीं पर भी कोई डाउट वाली चीज़ थी नहीं. It was a beautiful script, beautiful character, director was great, the cast was great, so I had no doubts at all that I'll be a part of it. इमरान हाशमी, जब आपके साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ होगा सेट पर, वो क्या था माहौल? हम लोग सेट पे नहीं, हम लोग पहले रीडिंग्स में ही मिल चुके थे. जब हम रीडिंग्स कर रहे थे सीन्स के लिए, हम तभी मिल चुके थे एंड इट वाज वेरी वेरी कूल. ही केम अक्रॉस एज अ वेरी प्रोफेशनल गाय एंड वी रेड द सीन्स एंड या दैट वाज अ फर्स्ट मीटिंग. इट जस्ट शुरू में थोड़ा सा वक्त लगा, मतलब हंसी मजाक शुरू करने में, बिकॉज आइस ब्रेक होने में आई एम ऑल्सो समबडी हु टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड आई थिंक that he is also somebody who takes a little bit of time to open up. तो वो आइस ब्रेक होने में 1-2 दिन लगे and then we were like full on having fun on the sets, having a good time, joking about the things that are happening on the set. So it was a good experience. और सेट पर जब तक हम पहुँचे तब तक तो वैसे ही थोड़ी सी दोस्ती हो चुकी थी. सबसे बेस्ट पार्ट क्या था आपका इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना? I think my character was the best part. I loved I loved playing Gujjar. I loved how the entire process was for getting into the skin of this character. So I think ये इस character को play करना was the best part about this project, more than anything else. So क्या बताना चाहेंगे, जैसे जैसे आपकी जर्नी इंडस्ट्री में बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे आप कुछ ऐसा करते हैं ना कि लोग और आपके दीवाने होते जाते हैं. क्या कहेंगे आप, ये जो बदलाव आप खुद में देख रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं अंबिका, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो फिर डिलीवर करने में भी मज़ा आता है. और मुझे लगता है कि अच्छी कहानियाँ बन रही हैं क्योंकि अब इतने सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT है, फिल्म्स के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. तो मुझे लगता है कि क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो अच्छे लोगों को, अच्छे एक्टर्स को अपने स्किल्स और अपनी आर्ट दिखाने का मौका मिल रहा है और उनमें से मैं भी एक हूँ. एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर माई बेस्ट. अच्छा लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम एंड अच्छे डायरेक्टर्स मुझे नोटिस कर रहे हैं, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे नोटिस कर रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है. तो इट्स अ गुड फीलिंग कि मौका भी मिल रहा है और अच्छा ऑडियंसेस को भी लग रहा है. सो या टीवी भी आपने कर लिया, आपने OTT भी कर लिया, आप फिल्में भी कर रहे हैं. कितना लकी फील करते हैं आप, और ये जो जर्नी आपकी रही है इसमें चैलेंजेस आपने कितने फेस किए? See, I feel extremely lucky and you know it's God's grace that I'm getting all these opportunities. तो मुझे वो अच्छा लगता है कि opportunities हर जगह से आ रही हैं. और रही जर्नी की बात तो ongoing है जर्नी. तो अभी भी मुझे लगता है कि there's a long way to go ahead. कभी आसान होता है, कभी थोड़ा difficult phase होता है. And every actor, everybody has to go through it. But I'm enjoying the journey. The difference is कि पहले मैं, आज से कुछ सालों पहले तक मैं थोड़ा स्ट्रेस करता था इस बारे में. अब ऐसे एक जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर स्ट्रेस नहीं होता है. जो है उस जर्नी को एंजॉय करना सीख लिया है तो मज़ा आ रहा है. अब चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, चाहे वो काम बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी काम कम हो, तो आई हैव स्टार्टेड एंजॉइंग दैट प्रोसेस मोर, which is a big change, and I think that's what keeps me calm also. और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप इंडस्ट्री से नहीं होते हो और जब बॉलीवुड में कदम रखते हो आप, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई एक्टर्स के लिए कि मतलब बॉलीवुड बहुत वेलकमिंग हो आपके लिए. बट आपके लिए कैसे था? अगर मैं याद करूँ तो आपने इंडस्ट्री के 2 बड़े ऐसे एक्टर्स के साथ काम कर लिया है, उनके साथ का भी एक्सपीरियंस मैं आपका जानना चाहती हूँ. चाहे मैं ऋतिक की बात करूँ, ऋतिक रोशन की, इमरान हाशमी के साथ भी अभी आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, काफ़ी धमाल मचा रहे हो आप उसमें भी. Thank you. क्या बताना चाहेंगे?
सी टू क्वेश्चंस आई थिंक पहला जो मैं कहना चाहूँगा कि द इंडस्ट्री इज़ एक्सट्रीमली इट्स बिन एक्सट्रीमली वेलकमिंग फॉर मी. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एंड जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है वो बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे लोग रहे हैं अब तक मैंने जिनके साथ भी काम किया है. तो मुझे कभी भी ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई कि मुझे वेलकम फ़ील ना कराया गया हो किसी भी सेट पे. और मुझे लगता है कि अगर कभी ऐसा कोई दिन आएगा कि मुझे वेलकम फ़ील नहीं होगा सेट पे, तो मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी शायद ना हूँ. क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है अब उस सेट पे कंफर्टेबल फ़ील करना. अगर वो अनवेलकमिंग टेरिटरी रहती है या कुछ कोल्ड बिहेवियर है सेट पे, तो वो परफॉर्मेंस वैसी निकल के आ ही नहीं सकती. सो द सिंक बिटवीन द डायरेक्टर एंड द एक्टर हैज़ टू बी रियली रियली गुड. सेकेंडली, अगर आपने जैसे मुझसे पूछा कि ऋतिक रोशन और इमरान के साथ काम करके कैसा लगा, आई थिंक all the actors that I've worked with, including Hrithik Roshan, Imran Khan and all the other actors and directors I've worked with, I've been extremely fortunate कि सब मुझे बहुत professional लोग मिले हैं. Specifically about Hrithik and Imran, if you ask me, I feel they're extremely grounded people, extremely professional. और मैंने जो उनसे सीखा है वो यही है कि अपना स्टारडम और अपना बैगेज स्टारडम का और आपके जो फ्रिल्स हैं वो सारे आप कैसे सेट के बाहर छोड़ के आके काम कर सकते हैं. सो इट्स रियली इंस्पायरिंग टू सी दैट सो मच ऑफ अटेंशन ऑन देम थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड स्टिल दे व्हेन दे कम ऑन द सेट दे मैनेज टू लीव एवरीथिंग आउट ऑफ द सेट एंड देन स्टेप इनटू देयर कैरेक्टर्स एंड डिलीवर. सो आई थिंक these are beautiful traits to have as an actor which I've seen in both these actors. एंड आपसे अगर मैं अभी पूछूं क्या था वो सेट का कोई ऐसा चीज़ जो आप दोनों के ही दिमाग में कुछ ना कुछ छोड़ गया हो? I think the bond that we shared was really good. He is an extremely genuine person and हम लोगों ने जितना भी टाइम साथ में बिताया सेट पे, it was special for me. It was special because at no point of time मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ऋतिक रोशन द स्टार के साथ बैठा हूँ या उनके साथ काम कर रहा हूँ. He made me feel at home on that project and तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल मेमोरीज़ हैं. In future also, whenever I meet him or whenever I work with him, I think these first time memories that I shared with him, these are always going to be special for me because that was my first time कि मैं किसी फिल्म सेट पे था and on my first film he made me feel so welcomed और उन्होंने इतनी warmth के साथ और इतनी professionalism के साथ काम किया. मुझे आज भी याद है कि सेट पर because it was my first film, he used to still be on the set जब मेरे क्लोजेस लगते थे, हमारा मास्टर शॉट हो गया और मेरे क्लोजेस लगते थे, he used to wait on the set to give his cues also, dialogue cues. वो वेट करते थे, which is an incredible thing to have for any actor, for any star, and I think it's a must कि हर किसी को ऐसा प्रोफेशनलिज्म सीखना चाहिए. So I think these small things make a lot of difference when you're on a set. ये जो दीपिका पादुकोण का एक स्टेटमेंट अगर आपको याद हो जो उन्होंने दिया है 8 आवर्स की शिफ्ट के लिए, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उन्होंने क्या बोला कि 8 आवर्स की शिफ्ट 8 होनी आवर्स की चाहिए. शिफ्ट होनी चाहिए, यस. यार, it all depends. For me, if you ask me personally, I'm okay to do extra hours also because right now my life and the phase of life that I'm in, it permits that. मेरी हेल्थ परमिट करती है. I don't have kids, तो मुझे वो प्रेशर नहीं है कि मुझे घर जाना है, पर वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है. सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. अगर मुझे दिन के 12, 14, 16 घंटे भी काम करना पड़े, आई थिंक आई एम इन दैट फेज ऑफ लाइफ राइट नाउ वेयर आई वुड वांट टू पुश माई सेल्फ एंड डू एज मच एज आई कैन. बट नंदिश ने अपने पूरे करियर में सबसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स कितने घंटे का किया है? आई थिंक आई एम कंटिन्यूसली शॉट फॉर over 50 hours in one go, where when I was doing television, of course, telecast का pressure था, and this was back in 2010. तो in fact I think almost 2.5 दिन तक हम set पर ही थे. बस we would go to our makeup room, take a nap and then come back on the set because if घर जाने का वक्त ही नहीं था. घर जाते तो फिर वो shoot रुक जाता और telecast नहीं हो पाता. And it was something that was extremely important for telecast. वो pressure इतना था कि we all had to be on the set for 2.5 days. Okay. कौन सा शो था वो? उत्तरायण 2010. ओके. तो
वो 2.5 दिन सेट पर रहना आपके लिए कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था? ऑल्सो क्या सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी वो 2.5 दिनों में? आई थिंक ओनली स्लीप, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सिर्फ नींद की प्रॉब्लम हुई थी, बाकी एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ. वी हैड अ मेकअप रूम्स एंड food was of course there, everything was there. So the only problem which I faced was lack of sleep, extremely tired. And जब scene deliver करने जा रहे थे तो I was getting zoned out because of lack of sleep. I couldn't remember my lines. तो उसमें वक्त लग रहा था, scene को ख़त्म होने में वक्त लग रहा था, because वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था जो इंस्ट्रक्शंस थे डायरेक्टर जिस तरीके से सीन करना चाहते थे. So it was taking longer than expected to finish those scenes. So I think that was the only problem. Otherwise everything was okay. इंडस्ट्री में जो चेंज हो रहे हैं जब आपने शुरू किया होगा और आज का दौर जब आप देख रहे हो, वो चेंजेस आपको कितनी पसंद आ रही है? मुझे जो लगता है जो बदलाव हुए हैं, इफ़ आई सी द गुड साइड ऑफ इट, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो गई हैं सबके लिए. एंड जो पहले एक असंभव सा टास्क लगता था कि टीवी एक्टर्स के लिए या थिएटर एक्टर्स के लिए या किसी भी न्यू कमर के लिए मूवी में पहुंचना, मूवीज़ तक पहुंचना, वो अब उसके बीच का जो गैप है वो ब्रिज हो गया है. और उस दौरान जब हम वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी फिल्में करें, तो OTT एक इतने खूबसूरत तरीके से नई कहानियों को लेकर आ रहा है, नए डायरेक्टर्स राइटर्स को चांस मिल रहा है अपनी कहानियाँ कहने का, जिसकी वजह से एक्टर्स को और बाकी के सारे टेक्नीशियंस को भी ज़्यादा मौके मिल रहे हैं काम करने के. सो आई फील जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं एंड इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑडियंसेस को भी मज़ा आ रहा है एंड कंपटीशन हेल्दी वे में हो रहा है. ऐसा नहीं है कि आपने किसी ने कुछ बना दिया, वो थिएटर में लग गया और कोई ऑप्शन नहीं है देखने का, तो लोगों को मन है या मन नहीं है वो देखना ही पड़ रहा है क्योंकि दूसरी कोई चीज़ लगी नहीं है थिएटर में. अब ऐसा नहीं है, अगर अच्छा होगा तो इंसान थिएटर जाएगा, ऑडियंस थिएटर में जाएंगे देखने के लिए. अच्छा नहीं होगा तो उनके पास OTT पर बहुत सारा अच्छा कंटेंट है देखने के लिए. सो हेल्दी वे में कंपटीशन हो गया है एंड विच इज़ वाई आई फील इट्स टाइम फॉर एवरीबडी टू पुल अप देयर सॉक्स. अभी लेड बैक एटीट्यूड के साथ नहीं रह सकते कि ठीक है हम तो सेट हैं, या किसी को अगर ये फीलिंग है कि हमको पता है क्या करना है, एक फार्मूला के अंदर हमने बना दिया तो वो थिएटर में चली जाएगा क्योंकि और कोई चीज़ लोगों के पास ऑप्शन नहीं है देखने की. इन अ गुड वे, कंपटीशन इज़ क्रिएटिंग बेटर कंटेंट विच इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर दिस इंडस्ट्री. आपको कब ऐसा फील हुआ कि हाँ ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, जो मुझे हासिल करना था, हाँ वो मुझे मिल गया? हासिल करना था तो बहुत बहुत लंबी जर्नी है अभी, तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्दी आने वाला है कि मैं कंटेंट फील करूं कि मुझे जो करना है मैंने सब कर लिया. नाउ आई एम हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव डन. आई डोंट थिंक दैट विल कम वेरी वेरी सून इन माई लाइफ. लेकिन जिस तरीके का काम मिल रहा है मैं उससे खुश हूँ. मुझे उस चीज़ की संतुष्टि है कि मुझे अच्छा काम मिल रहा है, अच्छे लोग मुझे नोटिस कर पा रहे हैं और मेरे में अपना ट्रस्ट रख पा रहे हैं. दैट प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आर एबल टू ट्रस्ट मी विद देयर स्क्रिप्ट्स, विद देयर कैरेक्टर्स, कि मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊँगा. तो मुझे उस चीज़ की संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है. एंड बाकी तो जर्नी चलती रहेगी, बहुत लंबी जर्नी है. अब आपके पास जब कोई प्रोजेक्ट आता है, कुछ स्क्रिप्ट्स आती है, सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हो? सबसे पहले ऑब्वियसली कहानी, किस बारे में कहानी है, डायरेक्टर राइटर क्या कहना चाह रहे हैं उस कहानी के ज़रिए. सेकेंडली मेरा किरदार कैसा है, उस कहानी में मैं कैसे फ़िट होता हूँ, उस कहानी को कैसे इम्पैक्ट करता है मेरा किरदार, और मैं उस किरदार को जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं. क्योंकि मुझे कन्विंस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको ठीक से कर पाऊँगा. कई बार होता है कि मैं कन्विंस नहीं भी होता हूँ तो द डायरेक्टर इज़ कन्विंस्ड और द कास्टिंग डायरेक्टर इज़ कन्विंस्ड कि नहीं नंदिश, यू विल बी एबल टू डू इट, ट्राई करो. तो हम ट्राई करते हैं, कई बार नहीं होता है तो फिर वो नहीं होता है. बट सर्टेन टाइम्स मैं उसको एनविजन नहीं कर पाता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं इसको 100% नहीं दे पाऊँगा. But then the director has a vision, so I have to go with the director's gut feeling. और कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है मैं कर पाऊँगा और डायरेक्टर को लगता है कि शायद मैं उसमें फिट नहीं हो रहा हूँ. बट ये तीन चीज़ें मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं: कहानी, मेरा
कैरेक्टर का आर्क और उसका इम्पैक्ट स्टोरी पे, और अगर क्या मैं उसको जस्टिस कर पा रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं कि कौन उसको डायरेक्ट कर रहा है, टीम कैसी है, बाकी का कास्ट कौन है, हाउ मच मनी इज़ इन्वॉल्व, ऑल दैट कम्स लेटर ऑन, बट ये पहली 3 चीज़ें ये हैं। ओके, बट मुझे ये 2 चीज़ ज़रूर जाननी है कि कौन सा वो प्रोजेक्ट था आपकी लाइफ का जिसमें आपको लगा था कि आप कर सकते हो, डायरेक्टर को लगा कि हाँ फिट नहीं हो, और कौन सा ऐसा था जिसमें आप मतलब रेडी नहीं थे उसके लिए बट डायरेक्टर ने आपको मना लिया कि हाँ आपको करना ही है? मुझे लगता है कि जो मेरा पिछला रिलीज़ था ज़िद्दी गर्ल्स, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं फ़िट नहीं हूँ उस किरदार के लिए, प्रोफेसर प्ले करने के लिए। बट व्हेन आई स्पोक टू रोंगिता, शी वाज प्रोड्यूसिंग द शो, शी वाज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि मैं उस किरदार को अच्छे से कर पाऊँगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द शोज़ एंड वन ऑफ द कैरेक्टर्स जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने अच्छा किया कि मैं उनकी गट फीलिंग के साथ, मैंने उनकी गट फीलिंग को बिलीव किया, ट्रस्ट किया, एंड वी वेंट अहेड विद दैट शो एंड दैट कैरेक्टर एंड टर्न्ड आउट टू बी रियली गुड। और ऐसा कोई जहाँ पर मुझे लगा, वो ऐसे बहुत सारे हुए हैं जहाँ पे मुझे लगा है कि मैं इसको कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई क्योंकि डायरेक्टर वाज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, बट इट वोंट बी राइट फॉर मी टू नेम देम बिकॉज आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। तो इट्स नॉट राइट टू नेम दोज प्रोजेक्ट्स, बट हाँ ऐसे हुए हैं प्रोजेक्ट्स जो बन चुके हैं, कुछ रिलीज़ भी हो चुके हैं, कुछ अभी रिलीज़ नहीं भी हुए हैं, बट आई डिडंट फिट द पार्ट फ्रॉम देयर साइड, बट आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ऐसे कहा जाता है, मतलब लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर आप 1-2 हिट मूवीज़ कर लो उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है, काम अपने आप आने लगते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, इन एवरीथिंग दैट वी डू। अगर कंसिस्टेंट नहीं होंगे और लेट बैक हो जाएंगे और कंफर्टेबल जोन में चले जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब तो 2-3 हिट हो गई हैं, अब तो लाइफ सेट है, ऐसा नहीं होता है। अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ मिस्टर बच्चन फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। After giving so many mega blockbuster hits, he still was bankrupt at one point of time. He had to start from scratch. And there are so many examples, not only from our industry, in life in general, कि जब इंसान complacent हो जाता है और लगता है कि भाई now I have arrived, over confidence आ जाता है, तो वहीं से उसका downfall शुरू हो जाता है। तो ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि 2-3 हिट हो गई और फिर लाइफ सेट है। या इट माइट गिव यू एन अप्रोच कि यू नो आपने सक्सेस टेस्ट कर ली है, आप एक मुकाम पर पहुंच गए हो, तो आपको वो रास्ता मिल जाता है कि उस मुकाम पे पहुंचने का रास्ता क्या है। आपको रास्ता पता चल गया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप नीचे जाओगे तो आपको पता है कि वो रास्ता क्या है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप हार्ड वर्क नहीं छोड़ सकते। सो ये कहना गलत होगा मेरे हिसाब से कि अगर 2-3 हिट हो गई तो लाइफ सेट है। वो कंसिस्टेंसी इज़ रिक्वायर्ड थ्रू आउट योर लाइफ। और आप किस टाइप के एक्टर हैं, मतलब साल भर में कितनी मूवीज़ करना चाहते हैं आप? करना तो बहुत चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए हो उतनी नहीं रही हैं, बट आई हैव 2 रिलीजेस मोर दिस ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर शूट काफ़ी हो गया था, तो 1 रिलीज़ हो चुका है, अब 2 रिलीजेस और हैं आगे। अब उसके आगे अगर अब कुछ शूट किया तो इस साल रिलीज़ होना तो मुश्किल है, वो मोस्टली नेक्स्ट ईयर ही रिलीज़ होगा। तो या आई एम हैप्पी विद वॉट एवर काइंड ऑफ वर्क आई एम गेटिंग। मुझे ये नहीं लगता कि नंबर से इतना फ़र्क पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ हिट्स या कितने नंबर ऑफ रिलीज़ेस हो रहे हैं। व्हाट मैटर्स इज़ कि किसका कितना इम्पैक्ट छूट रहा है। ऑफ कोर्स हर एक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, ज़्यादा पैसा आएगा, सो एवरीबडी वांट्स टू डू मोर वर्क, बट इसके साथ साथ क्वालिटी इज़ समथिंग दैट मैटर्स टू मी मोर देन द नंबर्स। ओके, क्या आज भी कुछ प्रोजेक्ट्स में रिजेक्शन मिलते हैं आपको, बिल्कुल, या I पहले think कभी मिला है कोई जो कहते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा वो कैरेक्टर, वो स्क्रिप्ट आपको पसंद आई हो बट lots of them. That's a part of the job. Lots of them. Sometimes I like this script, it doesn't work out. Sometimes they want me, the makers, but the role is not that good, so I say no. So that keeps happening. But मुझे लगता है कि rejections, and more than rejections, it's things not working out, and that's a part of the job. That's a part of our life. हर चीज़ आती है, हम हर चीज़ तो नहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, या हमें हर तरीके का खाना अगर परोसा गया
तो हमें कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ हम नहीं खाते हैं। हम डाइटिंग कर रहे हैं तो शायद स्वीट्स ना खाएं क्योंकि अभी हमको वो सूट नहीं कर रही हैं, या हम शायद मिल्क प्रोडक्ट को हाथ ना लगाएं। तो इट्स लाइक दैट सर्टेन टाइम्स मुझे लगता है कि मुझे करना है, लेकिन द डायरेक्टर और द मेकर्स they are not looking for somebody like me, or they want somebody who is maybe डिफरेंट लुकिंग या उस कैरेक्टर में बेटर फिट होने वाला। कई बार बजट्स नहीं वर्कआउट होते हैं, सो दैट डजंट मीन दैट दे आर रिजेक्टिंग मी, इट हैज़ टू बी द राइट फिट फॉर द कैरेक्टर। अगर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे डिटैच फ्रॉम ऑल दिस, बिकॉज अगर मैं इन चीज़ों को दिल पे लेने लग गया तो मतलब हर हफ्ते हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी मुझे, और मैं उस बारे में ओवर थिंक करता रहूँगा। सो आई थिंक the good thing is that count your blessings, what good things are happening, and all this is a part and parcel of the job. सो स्टार्टिंग से आपका ऐसा ही था कि आप लेट गो कर देते थे, या स्टार्टिंग में सोचते थे बट अब चीज़ों के साथ आप यूज टू हो गए? Yeah, everything I think we become wiser with time. We evolve with time. शुरू में I think priorities अलग थी, कुछ साल जब मैंने शुरू किया था, बीच में फिर प्रायोरिटीज़ अलग थी, अब मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, और जैसे जैसे फेजेस चेंज होते रहते हैं लाइफ में वैसे वैसे प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहती हैं। सो नहीं ऑलवेज़ इतना कूल नहीं था मैं अपनी थिंकिंग में। आई यूज़ टू स्ट्रेस अबाउट थिंग्स, आई यूज़ टू रन बिहाइंड थिंग्स कि मुझे ये करना है। नाउ आई फील I've come to the phase that I'm in right now is that मेहनत करते रहो और जो अच्छा है वो होगा। यू नो ऐसा नहीं है कि you don't have to show desperation for something, you don't have to chase people, you don't have to run after things। आप अपना ओपिनियन या अपना सजेशन, या आपको अगर किसी के साथ काम करना है तो आप उनको जाके मिलो और आप अपने आप को उनके सामने रखो। आप अपॉर्चुनिटी मांगो उनसे कि मुझे या तो आप टेस्ट कर लो या मुझे आप ये काम करने की अपॉर्चुनिटी दो, और अगर वो नहीं होता है तो देन यू एक्सेप्ट दैट विद द फेथ दैट देयर इज़ समथिंग बेटर, और मे बी दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। आपने अपना कर्म कर दिया। सो नाउ दैट्स व्हाट हैज़ बिकम माय थॉट प्रोसेस कि अपना कर्म करो, मेहनत करो, लोगों को अप्रोच करो, जो करना है उसके लिए अपने आप को प्रेजेंट करो, और अगर वो नहीं हो रहा है तो देन डोंट बी डिसअपॉइंटेड, एक्सेप्ट इट विद ग्रेस। ऑल्सो मुझे ये भी जानना है, अगर आपको किसी डेली सोप में अब इतना कैसे इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाने के बाद, अगर मैं बेस्ट एग्जांपल भी दूँ आपको शरद केलकर जी का, कि उन्होंने हर मीडियम्स में उन्होंने काम कर लिया है, बट आज भी उन्हें जब तुमसे तुम तक ऑफ़र हुआ टीवी का तो वो वहाँ भी काम कर रहे हैं, वो यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो नंदिश को अगर कभी ऐसा कुछ ऑफ़र हुआ, कुछ पावरफुल रोल, तो क्या आप भी करना चाहेंगे? Yeah, sure, why not? Why not? It doesn't matter. It's not that I have anything against any medium. अगर मुझे रोल अच्छा होगा और टाइम परमिट करेगा, और अगर मुझे उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें करने का मौका मिलेगा तो why not? Why not? I would definitely want to do it. But the problem is daily soaps में टाइम नहीं मिलता है। You do a daily soap, आपके पास दूसरी चीज़ें करने का टाइम नहीं होगा, टेलीकास्ट प्रेशर होगा। So what I personally feel is if there is something finite on television, जो 2-3 महीने का, 4 महीने का हो, where you know that it will start on this date, it will get over on this date, and you have fixed timelines, then it's easier to do it. इसके अलावा और क्या बताना चाहेंगे? आप इतने सारे कैरेक्टर तो किए, बट एक वो कौन सा है जो आपको करना ही है कि ये चीज़ मुझे एक्सप्लोर करनी ही है अपनी लाइफ में, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर? I think everything, but I really want to do explore comedy as a genre, because comedy is something which is tough to do and not easy to crack as in that space. And also अगर आपने कर भी लिया तो वो audiences उसको कैसे accept करती हैं, you don't know about that. So there's a very thin line in doing comic characters, because sometimes it can tend to go over the top, sometimes it can go in the vulgar zone, sometimes अगर आप satire कर रहे हैं या क्या किस तरह की comedy कर रहे हैं. But yes, that is one genre that I would want to explore at some point of time. वरुण धवन के साथ जो बॉर्डर 2 के पहले हुआ कि मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स है सोशल मीडिया पे सब रील बनाने लगे, मुंह टेढ़ा करके डालने लगे कि उनका ये एक्सप्रेशन था उसमें, और कार्तिक आर्यन की बात करूँ कि उनका एक फ़ोटो मतलब किसी और का फ़ोटो लेके ज्वाइन करके वो चीज़ें उस पर ट्रोलिंग हुई काफ़ी। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें? मतलब इसकी वजह से एक्ट्रेस को क्या चलता है दिमाग में, कितना झेलना पड़ता है?
I don't think we should pay attention to it. I know ये सब होता है and it's sad कि ये होता है कि लोग negative लिखते हैं, but again positive भी लिखते हैं. But what you're talking about I think is the kind of trolling कि जो deliberate trolling होती है कि किसी के पीछे पड़ जाना without any reason, किसी को demean करना, किसी के बारे में उल्टा लिखना just for the fun of it. I think that's not right. And liberty on social media should not be taken like that कि आप उसको misuse करो liberty को. And if I've also heard that nowadays from media articles and this YouTube videos that there is paid trolling that is happening, which I feel is really really sad. Why would you pay to put somebody down rather than spend money on yourself, invest on yourself? आप अपने ऊपर वो पैसा खर्च करके अपने आप को अच्छा दिखाओ, आप अपने सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करो अगर आपको करना है. मे बी अगर आपको पैसे खर्च करने ही हैं और ऐसे फेक अकाउंट से ट्रोलिंग करवानी है तो आप उन फेक अकाउंट्स को बोलो आपके बारे में अच्छा लिख दें पैसे दे के, इंस्टेड ऑफ राइटिंग बैड अबाउट समबडी. सो आई थिंक इट्स रियली नॉट राइट टू पुट समबडी डाउन. बट अगर हो रहा है एंड वी ऑल नो कि ऐसा हो सकता है, देन द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू जस्ट इग्नोर. उसको साइड में रखो और अपना काम करते रहो. काम होता रहेगा अच्छा. तो ये जो छोटे छोटे ट्रोलर्स हैं या बोलते हैं या फेसलेस अकाउंट्स हैं या फेक अकाउंट्स हैं, जो भी बोलो, it doesn't matter. There is no credibility attached to those accounts. So why put your energy into something जिसकी कोई credibility नहीं है? कभी आपने ऐसा फेस किया कि आपके कमेंट सेक्शन में अननेसेसरली लोग आके कमेंट कर रहे हैं, मतलब जिनका कुछ लेना देना भी नहीं है? होता रहता है. क्या वो फ़र्क पड़ता है आपको उससे? नहीं, आई डोंट केयर अबाउट इट. दैट्स सोशल मीडिया. वही लोग हैं जो आके कमेंट करते हैं, वही लोग आपके अकाउंट को फॉलो भी करते हैं. तो मतलब देर एक्चुअली व्हेन इफ़ यू सी दे आर लुकिंग अप टू यू इन सम वे और दी अदर. वो अगर उनको आप पसंद नहीं हो तो वो आपके अकाउंट पे आके कमेंट क्यों कर रहे हैं? अगर वो आपको पसंद नहीं करते हैं एंड दे वांट टू राइट नेगेटिव, why are they following your account? Why do they want all your updates? Because there is something that they don't have. When a person doesn't have something, या तो उसको jealousy होगी, या उसको गुस्सा आएगा, या वो सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा. In all cases, they are following you. So let them follow. It's good. They're adding to your followers. शुरू में फ़र्क पड़ता था? शुरू में तो इतना समझ ही नहीं थी यार. पता ही नहीं था. And I'm talking about when there was only Facebook, Instagram wasn't there. तो Facebook पे तो इतना कभी होता ही नहीं था. पहले इतना एक्चुअली ये ट्रेंड ही नहीं था, ट्रोलिंग का ट्रेंड ही नहीं था. You would have genuine followers who would either follow you and you knew that these are real people. You could connect to them, you could see where they're living, you could see on their feed कि इनकी फैमिली में कौन है. So you knew that they're genuine people. Now when you see most of the trolling accounts, they either are new accounts. Correct. Or they're fake accounts. Zero followers. Zero followers or they're private accounts जिन्होंने अभी शुरू किया 1 महीना पहले and they're writing. So you understand that these are all paid accounts or for negative publicity. These are all trolling accounts and just ignore. It doesn't hold any value. क्या आज भी आप आपका कमेंट सेक्शन चेक करते हो? कभी नॉट ऑलवेज. कभी चेक करता हूँ. ऑल्सो लास्ट ईयर एंगेजमेंट हुई है आपकी, काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन. रोका हुआ है अभी. यस, रोका हुआ है आपका. क्या बताना चाहोगे, कैसी थी आपकी फर्स्ट मीटिंग एंड कैसे चल रहा है सब, एंड शादी कब हम देख सकते हैं? वो सब आपको मैं बताऊंगा व्हेन द टाइम इज़ राइट. राइट नाउ व्हाट आई हैड टू से इन टर्म्स ऑफ रोका, आई हैव ऑलरेडी पुट इट अप ऑन माई सोशल मीडिया. और जब जैसे आगे मुझे रिवील करना होगा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और मुझे अपने फैंस को बताना होगा कि सगाई कब हो रही है, शादी कब हो रही है, एनीथिंग, I will put it up on my social media. Now this is something I want to do deliberately because what happens is when I start talking about my personal life, then it's not right for me to reveal certain details and not give out the entire picture. अगर मैं आपको बोलूँ कि सपोज मैं इस डेट को मिला था और फिर आप मेरे से पूछोगे कि अच्छा कहाँ मिले थे, मैं बोलूँ नहीं अब नहीं बताऊँगा मैं. So that's not right. Yeah. I want to be able to reveal everything when I feel the time is right, and I'll put it up on my social media. I think that's the best way to tell my well-wishers and my fans कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है.
ऑल्सो फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि शादी कब तक होगी, तो कुछ हिंट देना चाहेंगे आप? जब होगी डाल दूंगा सोशल मीडिया पे। तो ये भी सीक्रेटली जाएगा एकदम से? नहीं, आई विल टॉक अबाउट इट, आई विल Okay. टॉक अबाउट इट, आई विल पुट इट अप, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट, बट व्हेन द टाइम इज़ राइट। ओके, सो अब ये तस्करी तो आपकी आ चुकी है, नेक्स्ट कौन सा आने वाला है, क्या आप बात कर सकते हैं उसके बारे में? नहीं, मैं ज़्यादा तो अभी नहीं बात कर पाऊँगा। अभी हंसल सर का एक है, हंसल मेहता का, ही इज़ डायरेक्टेड इट, इट्स फॉर नेटफ्लिक्स अगेन, बट दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से राइट नाउ। अभी आई थिंक इन अ फ्यू डेज़ नेटफ्लिक्स का स्लेट रिलीज़ होगा, तो फिर आपको उसके शो के बारे में थोड़ा और पता चलेगा कि उसमें कौन कौन है और कब रिलीज़ होने वाला है। एवरीथिंग विल गेट टू नो वंस द नेटफ्लिक्स स्लेट इज़ रिलीज इन अ फ्यू डेज़। आजकल रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा नहीं चल पाते, मतलब समहाउ लोग इतने बिजी हो गए सोशल मीडिया में। और कई बार तो एक्ट्रेस ने ये भी, कई एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है बदल जाती है। आप क्या बताएंगे इस पे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सोशल मीडिया की वजह से बदल जाती हैं, आई थिंक व्हाट आई वुड से इज़ मतलब दैट एक्ट्रेस का ही नहीं, आम लोग भी जो है उनका भी सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे। क्या आप एग्री करते हैं इस पे? इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, इट्स अ पार्ट, इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ, सोशल मीडिया, एंड इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखते हैं, कभी इंस्टा पे देखते हैं। एवरीबडी इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड बाय सोशल मीडिया। ऑन रिलेशनशिप्स स्पेसिफिकली, इफ़ आई मे से, it's very individualistic, but yes, when I see youngsters on social media, I think the best thing which they should do is not compare themselves to other people. वो comparison से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। मैंने ये सुना है, जब गैदरिंग्स में बैठते हैं तो what happens is कि अरे तूने उसके सोशल मीडिया पे देखा, वो उसको मालदीव्स घुमाने ले गया, तू मुझे कब लेके जा रहा है? You know, couples talking. या when you go to like sometimes when I'm sitting in a movie theater, जब एड्स आ रहे होते हैं, you can hear people talking about, अरे तूने उसका वो देखा, उसने ये वाली गाड़ी खरीदी है, बेबी हम कब खरीद रहे हैं ये वाली गाड़ी? या द गाय इज़ आस्किंग, यार उसने देख वो हील्स पहनी, कितनी हॉट लग रही है, तू क्यों नहीं ऐसी हील्स पहनती है? सो आई थिंक दीज थिंग्स, कंपैरिजन इज़ ओके, यू नो, अगर आपको किसी चीज़ से इंस्पिरेशन लेनी है देन इज़ फाइन, कि कुछ देखा अच्छा लगा वो कर लिया। But a lot of times the relationships are getting impacted because of these comparisons, which I think we should avoid. And बाकी तो फिर अपने अपनी समझ के ऊपर है सबका। इंडस्ट्री की फ्रेंडशिप कैसी होती है? मेरी तो अच्छी है जो हैं, और कभी कभी फेक भी होती हैं। कुछ दोस्त होते हैं जो अच्छे बन जाते हैं, जिनके साथ आपका जेन्युइन कनेक्ट होता है। एंड sometimes what happens is you're just meeting as colleagues, acquaintances, and then you're just trying to be fake. Oh, I've seen your work, brilliant work. अगर कई बार होता है कि नहीं भी देखा होता है, but people say that, and I feel a little awkward. मुझसे वो fake friendships नहीं होती हैं, तो मैंने थोड़ा सा बाहर socializing भी कम कर दी है because of that. But I meet my genuine friends, my old friends, and we are still the same. We always start जहाँ हमने छोड़ा था, वहीं से अपनी बातें शुरू करते हैं, वहीं से उस पुरानी मस्तियाँ शुरू करते हैं. So those are the kind of friendships that I personally believe in. बाकी नए friends बनाने के लिए मुझे लगता है अब टाइम ज़्यादा लगता है. पहले जैसा नहीं है कि वो फटाफट friends बन गए and then you feel, oh, you're my friend for life. Now that doesn't happen. इंडस्ट्री की कोई एक फ्रेंडशिप जो आपने बहुत सालों से संभाल के रखी है, कौन है वो? I wouldn't want to name that. हैं मेरे friends and they are my close friends. They know they're my close friends. I know that I'm very close to them, but I wouldn't want to name. I don't want to name those people. सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? I would just want to say that आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तस्करी को, और मेरे पहले के जितना भी मैंने काम किया है सब में आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है. तो कीप सपोर्टिंग ऑलवेज, एंड आई विल ट्राई एंड कीप डूइंग बेटर वर्क. आपके सपोर्ट से अब तक यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और आगे भी आप सपोर्ट करते रहेंगे. तो आई विश एंड फिंगर्स क्रॉस दैट आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद बेटर डायरेक्टर्स. तस्करी के लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको अब तक? That I had the best character arc. Gujjar had the best character arc, and secondly that a lot of people say that Gujjar को मरना नहीं चाहिए था,
और वो बहुत रोए जब वो सीन हुआ गुज्जर को गोली लगने वाला, एंड दे वांट टू सी मी इन द नेक्स्ट सीजन समहाउ, व्हिच आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, बट या दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर रियली रियली स्वीट दैट पीपल हैव सेड। बट क्या आप सेकंड सीजन में आना चाहते हैं? कौन, मतलब नीरज जी के साथ कौन नहीं काम करना चाहेगा, चाहे वो उसका सेकंड सीजन हो, चाहे वो कुछ और हो, बट येस आई वुड डेफिनेटली वांट टू वर्क विद हिम एट सम पॉइंट। थैंक यू सो मच नंदिश, एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आपके न्यू प्रोजेक्ट्स आते रहे, ऐसे ही हम Thank you. मीटिंग करते रहे। Thank you. Hi, this is Nandish Singh Sandhu, and you're watching Bollywood Now.